ऐसा हुआ कि एक शिक्षक कक्षा में गया, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। शिक्षक आए और उन्होंने पूछा एक सवाल बच्चों से कि वृक्ष में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? वृक्ष में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? बच्चों में से किसी ने कहा कि फूल बहुत खूबसूरत है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो फूल है। किसी ने पत्तियों के बारे में कहा, किसी ने तने के बारे में कहा। फिर शिक्षक ने कहा नहीं, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ वृक्ष के लिए नहीं है। तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक ने बताया, जड़, रूट, जो देखने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वृक्ष का जीवन, वृक्ष की जिंदगी उस रूट में है, उस जड़ में है। इसलिए वृक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वह जड़ ही है। अगर जड़ की पहचान हो जाए तो वृक्ष की जो उत्पत्ति होती है उसकी पहचान भी हो जाएगी। तो हिंदी साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से हिंदी साहित्य प्रारंभ हुआ है, उस जड़ की तलाश हम लोग आज करेंगे। और जड़ की तलाश इसलिए करेंगे कि हमें हिंदी व्याकरण की रचना करनी है और उसे समझाना है। आप किसी भाषा के व्याकरण के बारे में बात करेंगे तो जड़ तक पहुंचना, उसके उत्पत्ति स्थल पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नहीं जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, किस जलवायु में हुई, किस दौर में हुई, तो फिर उसके व्याकरण पर भी ठीक से बात नहीं कर सकते। भाषा वैज्ञानिक हैं किशोरीदास वाजपेयी, आप सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। व्याकरण की बहुत बेहतरीन किताब लिखी है हिंदी शब्दानुशासन। उसमें लिखते हैं कि जिस भाषा का यह व्याकरण है उसका जन्म, जन्म स्थान, विकास क्रम समझ लेने से आगे बड़ी सुविधा होगी और प्रतिपाद्य विषय थिरकने लगेगा। इसका साफ मतलब है कि अगर आप वर्ण पर बात करना चाहें, जो छोटी इकाई है भाषा की, अगर शब्द पर बात करना चाहें जो वर्णों से मिलकर बनता है, या फिर वाक्य पर बात करना चाहें, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। और अगर ये उत्पत्ति जान लेते हैं तो आप फिर भाषा को साफ सुथरे पानी में, एकदम निथरे पानी में आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। तो आगे जो हम बातचीत करेंगे वह हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, जो भ्रांतियां फैली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या संस्कृत से हिंदी निकली है या कोई दूसरा स्रोत है। क्या यह है कि हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, क्योंकि यह प्रवाद भी फैला हुआ है, या हिंदी एक स्वतंत्र रूप से प्राकृत भाषा की वजह से इसका जन्म हुआ है। हम इस पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन खंडों में बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे और हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी की उत्पत्ति के जन्म की कथा हम आपको बताएंगे। विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में हिंदी शिक्षकों के बीच भी और विद्यार्थियों के बीच भी एक भ्रांति फैली हुई है। भ्रांति फैली हुई ये है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। सीधा सीधा एक फार्मूला बना लिया गया है, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। यह मान्यता लंबे समय से हिंदी के छात्रों के बीच में और शिक्षकों के बीच में यह फैला हुआ है। सवाल यह है कि संस्कृत तो एक शिष्ट भाषा है,
एक मजबूत भाषा, बनी बनाई भाषा, शिष्ट जनों की भाषा। शिष्ट जनों की भाषा से कोई जनभाषा कैसे निकल सकती है? आप खुद समझें कि जनभाषा से शिष्ट भाषा निकल सकती है, लेकिन शिष्ट भाषा से जनभाषा नहीं निकल सकती। तो पहली बात तो ये लगती है कि संस्कृत से प्राकृत का जन्म संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृत एक जनभाषा है। दूसरी बात यह है कि आप इसे उदाहरण से समझें। संस्कृत के करोति से हिंदी का कर्ता कैसे निकल जाएगा? कर्ता है कैसे निकल जाएगा? करोति क्रिया है, संस्कृत की क्रिया है। और अगर हम मानते हैं कि संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, तो हिंदी का कर्ता है कैसे निकल आएगा करोति से अचानक? यह सच है कि चल है, खा है, कर है, संस्कृत के चल, खाद, क्रि से मिलता जुलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक चलती से चलता है निकल पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में रामः करोति और सीता करोति, यानी पुल्लिंग के लिए भी करोति का इस्तेमाल होता है और स्त्रीलिंग सीता के लिए भी करोति का इस्तेमाल होता है। हिंदी का यह स्वभाव नहीं है, हिंदी का यह प्रकृति नहीं है। वह पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग क्रिया का इस्तेमाल करता है और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग क्रिया का इस्तेमाल करता है, यानी लिंग के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। यह हिंदी की अपनी और अनूठी विशेषता है, यह संस्कृत में नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी को निकाल देना कहीं से भी सही नहीं लगता है। आप देखिएगा, एक और बात है कि संस्कृत भाषा किसकी है? कौन लोग थे जो संस्कृत को लेकर आए थे? आर्य लोग थे। आर्य लोग आक्रमण करने में आक्रांता थे। वो भूमि को जीत रहे थे, धन को जीत रहे थे, संपत्ति को जीत रहे थे। अगर आप वेदों की ऋचाओं को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि लोग कहते हैं इंद्र से कि हे इंद्र, आओ हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर आओ, सोम रस का पान करो और हमारे लिए रथ जीत कर लाओ, संपत्ति जीत कर लाओ। ये ऋचाएं कर रही हैं। और इंद्र का एक नाम जो है वो पुरंदर है। पुरंदर का अर्थ होता है कि पुर को, अर्थात किले को नष्ट करने वाला। किले को नष्ट करने वाला जो व्यक्ति है, तो इसका मतलब है कि जो आर्य लोग थे उनकी सभ्यता, उनका स्वभाव, उनकी भाषा एक अलग तरीके थी। और जो यहाँ रह रहे थे, जो जनता थी, जिस पर आक्रमण हो रहा था, जिसके किले तोड़े जा रहे थे, उसकी एक अपनी भाषा थी। और वह भाषा और कुछ नहीं है, वह भाषा प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा बहती हुई आ रही थी, वह संस्कृत से नहीं निकली है। उसका स्रोत जो है, उसका बहाव जो है, उसकी उत्पत्ति जो है, वह प्राकृत भाषा से है। वह ऐसा नहीं है कि जो भाषा है संस्कृत, उससे निकली है हिंदी या प्राकृत। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि सहर्षेनी अपभ्रंश से निकली है हिंदी। सहर्षेनी अपभ्रंश के बारे में ये है कि विद्वानों की राय पहले आई कि खड़ी बोली भी उससे निकली और फिर ब्रज भाषा भी निकली। यानी दोनों भाषा अगर किसी से निकली है तो वह सहर्षेनी अपभ्रंश है। यह सही नहीं लगता है, यह कतई सही नहीं लगता है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत सारा अंतर आपको हम बताएंगे। सहर्षेनी से हिंदी और सहर्षेनी से ब्रज भाषा
का निकलना यह भी संभव इसलिए भी संभव नहीं है कि दोनों के इलाके अलग अलग हैं। हम आपको 4 प्रमाण देते हैं, 7 उदाहरण देते हैं आपके सामने। पहला उदाहरण है कि सौरसेनी में तिरंत क्रिया का इस्तेमाल होता है। अब ये तिरंत क्रिया क्या है? ये कन्फ्यूजन उत्पन्न कर सकता है, मन में ये बात आ सकती है कि ये अलग से ये कौन सी क्रिया हो गई। ये क्रिया है ऐसी कि जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सौरसेनी में होता है कि पिया पुच्छई, यानी पिता पूछते हैं, और माता के लिए भी होता है माँ आ पुच्छई, माता पूछती है। हिंदी में देखिए, पिता पूछते हैं, माता पूछती है, और सौरसेनी में ये होता है कि माता के लिए और पिता के लिए एक ही तरह की क्रिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो अंतर है वो अंतर है ने चिन्ह का। हिंदी की एक खासियत है, बेहतरीन खासियत है, किसी भी प्राकृत में, किसी भी भाषा में, किसी भी आर्य भाषा में या अनार्य भाषा में ये ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में ही होता है, ना भविष्यत काल में होता है और ना ही वर्तमान काल में होता है। और यह प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है। ब्रज भाषा में, जो सौरसेनी से निकली हुई भाषा है, उसमें यह नहीं होता है। जैसे ब्रज भाषा में है मैं खाना खायो, हिंदी में यह हो जाता है मैंने खाना खाया। तो आप देखेंगे कि ने चिन्ह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हिंदी में संभव है, ब्रज भाषा में या सौरसेनी में यह संभव नहीं दिखता है। तीसरा जो प्रमाण है कि हिंदी में खड़ी पाई है, और खड़ी पाई का इस्तेमाल कहाँ होता है? वह वर्तमान काल की क्रियाओं में होता है। हिंदी की वर्तमान काल की क्रियाओं में खाता, जाता, रोता में रोता, जाता, खाता में ता में जो पाई लगी हुई है, यह ब्रजभाषा में नहीं है। उदाहरण में देख सकते हैं, मैं खात हूँ, यह ब्रजभाषा में है, और हिंदी में है मैं खाता हूँ। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि खड़ी पाई सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है, ब्रजभाषा में नहीं है। चौथा जो प्रमाण है, जो अंतर करता है खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा में, वह भूभाग को लेकर है, इलाका को लेकर है। देखिए, इलाके का भी अपना स्वभाव होता है, उस इलाके के स्वभाव के अनुसार भी भाषा में परिवर्तन होता है। ब्रजभाषा का जो इलाका है, वह इलाका मथुरा का है, आगरा है, अलीगढ़ है। इससे लगा हुआ इलाका है मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून। यह खड़ी बोली का क्षेत्र है। दोनों के जो इलाके हैं, दोनों के जो भूभाग हैं, बोलने का जो तौर तरीका है, वह अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों का है। दोनों संभव है भाषा के रूप में कि बहन हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की जन्मदात्री नहीं है। हिंदी तब सवाल है कि आई कहाँ से, इसका स्रोत क्या होगा? कहीं से तो आई होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक भाषा का जन्म हो गया। हिंदी की यात्रा समझने के लिए प्राकृत भाषा की यात्रा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृत जनभाषा के रूप में लंबे समय से बोली जाती रही है। एक नदी की तरह वह बहती रही है। प्राकृत का जो स्वभाव है वह संस्कृत का स्वभाव नहीं है। प्राकृत लंबे समय से, शायद संस्कृत से पहले भी प्राकृत बोली जाती रही होगी, क्योंकि जनता की कोई न कोई बोली, कोई न कोई भाषा तो रही ही होगी।
वैदिक युग शुरू जब हुआ, संस्कृत में जब एक वेद आया, आप जानते हैं कि वेद के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली जो पुस्तक है वो पुस्तक वेद है। दुनिया की, भारत की नहीं, पूरे भूमंडल में अगर कोई पुस्तक है पहली तो वो वेद है। उस युग में भी प्राकृत चल रही थी, जनता प्राकृत भाषा बोल रही थी, और प्राकृत का जो कुछ अंश है आप गाथा छंदों में, वेदों में आप देख सकते हैं। सैकड़ों वर्ष बीत गए, वैदिक युग भी अपने तरीके से चलता रहा और प्राकृत की दुनिया भी अपने तरीके से चलती रही। मुश्किल ये होती है कि प्राकृत का जो साहित्य है वह वैदिक युग में उपलब्ध नहीं होता है। उपलब्ध होता है वैदिक युग के बाद जो युग आता है, द्वितीय अवस्था जब आती है प्राकृत की, तो फिर उसमें नजर आने लगता है प्राकृत का साहित्य। प्राकृत का जो बहाव था नदी की तरह, तो लोग, जनता जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ उसने अपने वातावरण से अपनी ज़रूरतों के अनुसार भाषा में जोड़ती घटाती गई, तो प्राकृत ने अलग अलग रूप में विकसित होना शुरू हुआ। बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पर प्राकृत का अलग अलग चेहरा नज़र आता है, अलग अलग रूप नज़र आते हैं। कहीं पर ऐसा हुआ कि मागधी प्राकृत का विकास हो गया, कहीं सौरसेनी का हो गया, कहीं महाराष्ट्री का हो गया। इसका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनका साहित्य मौजूद है। ऐसे भी प्राकृत हैं जिनका कोई साहित्य नहीं है। अब मुश्किल ये होता है कि जिसका साहित्य नहीं है उसको रेखांकित करना बहुत कठिन होता है। कहा गया है, एक फैकड़ा है, एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बानी। माने पानी एक कोस पर अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति बदल लेता है और बानी सवा कोस पर बदल जाती है। इस बदलाव की वजह क्या है? जो जनता में बिखराव आया, जो जनता इधर उधर गई अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी जीविका के लिए, भोजन की तलाश में, अन्य चीज़ों की तलाश में जो जनता गई, तो वहाँ एक प्राकृत, वहाँ एक भाषा का विकास हो गया। द्वितीय प्राकृत में जब आते हैं तो पहली मुलाकात होती है बुद्ध से। बुद्ध जब आए तो उन्होंने सोचा कि हमें अपना प्रवचन देना है, अपना उपदेश देना है, अपना ज्ञान जो हुआ था वो देना है। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। और पहला जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वो ये हुआ, मन से पूछा कि दुख क्या है? तो बुद्ध के मन में आया कि इच्छा ही दुख का कारण है। तो जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको लगा कि दूर दूर तक लोगों के पास जाना चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए। अगर हम किसी खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, तो शिष्य जनों में यह बात जाएगी। और अगर हम किसी खास प्राकृत का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस प्राकृत के दायरे में जो लोग जो समझते हैं उस भाषा को, तो उनका वचन वहीं रह जाएगा। तो फिर उन्होंने पाली का सहयोग लिया, पाली में अपनी बात कही। पाली प्राकृत ऐसी है जो हरेक उस समय की जो प्रचलित प्राकृत थी उसकी सीमाओं का उल्लंघन करती है। प्राकृत जनभाषा की तरह थी, जैसे आज हिंदी का है। हिंदी का जन्म तो मान लीजिए हुआ मेरठ के इलाके में और मुरादाबाद के इलाके में, आज हिंदी पूरे देश में है। उसी तरह से पाली का समय रहा होगा और पाली को सब लोग उस समय जानते समझते थे और उसी में उन्होंने अपना प्रवचन किया। पाली भाषा का जब विश्लेषण विवेचन होता है तो आप देखिएगा कि यह न तो शुद्ध मागधी है,
न शुद्ध सौरसेनी है, न महाराष्ट्री है। यह सभी भाषाओं से कुछ कुछ चीज़ें लेकर सबके लिए, जनता के लिए वह भाषा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी साबित हुई। बुद्ध का जो पाली था, पाली भाषा थी, वो तो थी, वो तो चल ही रही थी, लेकिन अन्य इलाकों में भी अलग अलग प्राकृत में रचनाएं हो रही थी। ये जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं मागधी में थी, अर्ध मागधी में थी, महाराष्ट्री में थी, सौरसेनी में थी। और जो लोग थे उनको लगता था कि सम्मान की भाषा तो संस्कृत है, अगर संस्कृत की कुछ बातें हम प्राकृत में ले आते हैं तो शायद प्राकृत भाषा भी सम्मान की भाषा हो जाएगी। अभी देखिए ना, अंग्रेजी आपकी भारतीय भाषा आप जो भी जानते हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी जानने में आपको गौरव महसूस होता है। लोग भी कहते हैं कि अंग्रेजी जानता है, उन्हें सम्मान थोड़ा बढ़ जाता है। और उस समय संस्कृत को जो जानने वाले लोग थे वो शिष्ट जन थे, भद्र जन थे, सम्मान उनको प्राप्त था। तो लगा कि संस्कृत जो की कुछ बातें अगर हम प्राकृत में ले आते हैं, कृत्रिम रूप से ले आते हैं, तो फिर संभव है कि उन्हें भी सम्मान मिलने लगेगा। और तब जो लोग थे जो कृत्रिम बनाना चाहते थे प्राकृत को, उन्होंने वर्ण विकार करना शुरू किया और व्यंजनों का लोभ शुरू किया। उदाहरण में देख सकते हैं, हृदय को ही अ, पिता को पिया, नदी को नदी, बड़ी नौ का इस्तेमाल उन्होंने देखा देखी शुरू किया। और आश्चर्य इस बात का है कि हिंदी का स्वभाव नहीं है। मूर्धन्य नौ जो होता है उससे हिंदी में कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन प्राकृत साहित्य में लोगों ने सम्मान के लिए, झूठे सम्मान के लिए नकारादि का इस्तेमाल किया और भरपूर रूप से वो दिखाई पड़ता है। इससे लोग परेशान हुए। उन्होंने देखा कि प्राकृत में जो ये कृत्रिमता है, इस कृत्रिमता की वजह से वो बाधा पहुंच रहा है, उसके बहाव में बाधा पहुंच रही है। जनता जो है वो एक भाषा बोल रही थी, वो जनभाषा ही थी, वो प्राकृत भाषा थी। वह तीसरा जो रूप है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि अपभ्रंश है। अपभ्रंश नाम कैसे पड़ा, भ्रष्ट कैसे हो गई भाषा? पहले कि जो प्राकृत, द्वितीय प्राकृत जो थी, उसमें जो जबरदस्ती कुछ चीज़ों को जो लादने का प्रयास किया गया और वह जब बहुत विकृत भाषा बनने लगी तो लोगों ने उसको अपभ्रंश करना शुरू किया। और अपभ्रंश में आप देखेंगे कहा जाता है कि अपभ्रंश से ही, यानी तृतीय प्राकृत से भाषा निकली है खड़ी बोली हिंदी। तो सवाल लोग करते हैं कि आपने तो कह दिया कि तृतीय जो अवस्था है प्राकृत की उससे निकली है, अपभ्रंश से वो निकली है, लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर कि किशोरीदास वाजपेयी ने एक कल्पना की कि वह जो भाषा है, भाषा का जो क्षेत्र है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, उसमें प्राकृत में कोई नाम नहीं है, अपभ्रंश में कोई नाम नहीं है, लेकिन यह भाषा जो उसी इलाके से मिलती जुलती है। वह इलाका कुरु जनपद के नाम से उन्होंने उसको चिन्हित किया और कहा कि कौरवी या कोई कौरवी नामक रहा होगा, ये क्या कहते हैं प्राकृत, उसी से निकली है ये भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा। यह इसलिए हम लोग सोच सकते हैं कि आज भी बहुत सारी बोलियां हैं देश में, गढ़वाल में, अवध में, बैसवाड़े में, देश के अन्य इलाकों में भी बोलियां हैं, साहित्य नहीं है। साहित्य नहीं है तो आज से 100 साल के बाद सोचिए कि जिस बोली में साहित्य नहीं है तो उसका तो कोई इतिहास ही नहीं लिखा नहीं जाएगा। तो लोग मानेंगे कि उसमें बोली थी ही नहीं। सच्चाई ये थी कि बोलियां थी, लेकिन
उसमें साहित्य की रचना नहीं हो रही थी और इसी वजह से लोगों के मन में यह बात जा जा सकती है कि साहित्य नहीं है, इसलिए बोली भी नहीं थी। उसी तरह से प्राकृत के साथ हुआ, जिसमें साहित्य मिल गया तो उसका तो नाम हो गया, उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। लेकिन ऐसे ऐसे इलाके भी थे जहाँ प्राकृत थी, लेकिन हम लोगों ने चिन्हित नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, मुरादाबाद का, पंजाब के अम्बाले जिले तक का जो बड़ा लंबा इलाका है, उसमें प्राकृत बोली जाती थी। नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन वह प्राकृत थी और उसी प्राकृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। किशोरीदास वाजपेयी का जो व्याकरण है, हिंदी शब्दानुशासन, उसके बारे में एक दो बात आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं कि उन्होंने नए तरीके से सोचा है। लेकिन एक बात जो उन्होंने सोची है कि मूल भाषा एक रही होगी बहुत पूर्व में, उसी मूल भाषा के दो रूप हुए, एक प्राकृत रूप हुआ और एक साहित्यिक रूप हुआ जो संस्कृत बाद में कहलाया। उन्होंने एक मूल भाषा की एक कल्पना की है, लेकिन मुझे लगता है कि मूल भाषा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्राकृत भाषा आ रही थी बहती हुई, वह किसी मूल भाषा की वजह से उसका जन्म नहीं हुआ है। और खड़ी बोली हिंदी का भी जो विकास हुआ है, वह विकास प्राकृत का जो बहाव है, उसकी जो नदी है, उस नदी से ही प्राकृत निकली, ये खड़ी बोली हिंदी निकली है। कोई संस्कृत से उसका कुछ लेना देना नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि खड़ी बोली जो नाम है, उसको किसी भाषा शास्त्री के द्वारा नहीं दिया गया है। खड़ी बोली जो नाम है वो सामान्य साहित्यकारों ने उसको दिया है, क्योंकि साहित्यकारों के कानों में जो खड़ी बोली जाती थी, उससे लगता था कि ये बहुत कर्कश भाषा है, इसमें मधुर नहीं है, बहुत खड़खड़ाहट है, ये अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से उसका नाम तो रख दिया गया खड़ी बोली। लेकिन बाद में बहुत सुंदर कविताएं, बहुत मधुर कविताएं लिखी गई हिंदी साहित्य में, और ये जो मधुर कविताएं थी, इसमें अब खड़खड़ाहट नहीं रही। तो वह जो भाषा थी जिसको साहित्यकारों ने खड़ी बोली का नाम दे दिया था, यह बोली भाषा विज्ञान की कसौटी पर भी बहुत खड़ी उतरती है। खड़ी इसलिए उतरती है कि मीठा, जात, खात में जो खड़ी पाई है, वह किसी और भाषा में नहीं पाई जाती है, वह खड़ी बोली में पाई जाती है। इसलिए यह नाम भी सार्थक हो गया। अंत में यह कहते हुए कि जो हिंदी है, आज़ादी की का जो आंदोलन था, या इस आंदोलन में हिंदी की बृहत्तर भूमिका है। बड़े इलाके में ये फैली हुई भाषा और जुबान पर जो क्रांतिकारी लोग थे, आज़ादी के जो दीवाने थे, वो इस भाषा को लेकर वो चले थे, जागरूकता फैलाई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था। तो जो संविधान सभा बनी संविधान बनाने के लिए, उसमें लंबा डिबेट चला हिंदी को लेकर कि क्या किया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए या ना बनाया जाए। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन किया। उस समय संविधान सभा ने निर्णय लिया कि 15 वर्षों के बाद हिंदी जब थोड़ी मजबूत हो जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तो फिर राष्ट्रभाषा इसको बना दिया जाएगा। यह निर्णय सही नहीं था, लेकिन यह निर्णय हो चुका था। हिंदी उस समय मजबूत थी, जब आज़ादी की लड़ाई की भाषा थी, तो हिंदी में क्या कमी थी, जो कमी थी उसको पूरा किया जा सकता था। लेकिन बात वही की वही रह गई। वह संपर्क भाषा आज भारत की संपर्क भाषा है, और हम उम्मीद करते हैं हिंदी के विद्यार्थियों, शिक्षकों से कि हिंदी में लगातार आप काम करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। भाषा जनता के आधार पर टिकती है,
कोई सरकार इसको टिका नहीं सकती है। अगर सरकार टिकाने की बात करती तो कैथी भी टिकी रहती और फारसी भी टिकी रहती, संस्कृत भी टिकी रहती। वह नहीं टिक रही है। टिक रही है तो हिंदी। जाहिर है कि इस भाषा की कहानी आगे जब कहेंगे, व्याकरणिक कहानी जब कहेंगे, उसका एक छोटा सा विवरण हमने प्रस्तुत किया। आगे बातचीत करेंगे व्याकरण के बारे में। और अगला जो पाठ होगा वह पाठ होगा वर्ण विचार का। वर्णों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि वर्ण जो है छोटी इकाई तो है, लेकिन वही ईंट है, वही बुनियाद है जिसके आधार पर भाषा खड़ी होती है। तो अगला जो अध्याय होगा वह वर्ण विचार पर होगा। आप सब जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आभार आपका।